सो वेलकम एवरीवन। हम प्रायद्वीपीय पठार पढ़ रहे थे, जिसमें अभी तक हमने अरावली पढ़ लिया है, मालवा पठार पढ़ लिया है, विंध्य श्रृंखला पढ़ ली है, बुंदेलखंड का पठार पढ़ लिया है और आज हम आगे बढ़ेंगे और आज हमें पढ़ना है छोटा नागपुर का पठार। तो आप अगर अपने एटलस में ईस्ट की तरफ देखेंगे तो यहाँ पर झारखंड के पास में आपको दिखेगा छोटा नागपुर का पठार। अब बेटे, छोटा नागपुर के पठार का जो निर्माण है वो हुआ था प्री कैम्ब्रियन काल में। अब प्री कैम्ब्रियन काल से आपको क्या याद आना चाहिए कि इसमें चट्टानें किस प्रकार की होगी? आग्नेय प्रकार की, आग्नेय अवसादी। और ये जो हमारा छोटा नागपुर का पठार है, इसे भारत की खनिज राजधानी के रूप में भी जाना जाता है। यहाँ पर अपन को धात्विक और अधात्विक दोनों खनिज संसाधन अच्छी मात्रा में मिलते हैं। अब भाई, ये जो हमारा छोटा नागपुर का पठार है, इसके यहाँ से निकलती है दामोदर नदी, जो कि इसे दो भागों में बांट देती है। इसके उत्तर के भाग को हम बोलते हैं हजारीबाग का पठार और दक्षिणी भाग को हम बोलते हैं दक्षिण रांची का पठार। अब ये जो हमारा छोटा नागपुर का पठार है, ये मुख्यतः तो पाया जाता है झारखंड राज्य में, पर इसका जो थोड़ा बहुत फैलाव है वो अन्य राज्यों में भी आपको देखने को मिल जाएगा, जैसे बिहार है, उड़ीसा है, पश्चिम बंगाल है, छत्तीसगढ़ है। तो इसका थोड़ा बहुत फैलाव आपको इसके आसपास के पड़ोसी राज्यों में भी देखने को मिल जाएगा, जैसे कि छत्तीसगढ़ की रामगढ़ पहाड़ी, उड़ीसा की गढ़जात पहाड़ियाँ और बिहार की ओर राजमहल पहाड़ियाँ। ये सब छोटा नागपुर के पठार का ही भाग है। और ये जो राजमहल की पहाड़ियाँ हैं, ये भी बेसाल्ट के आग्नेय चट्टानों से बनी हैं। और हम छोटा नागपुर के पठार के अगर सर्वोच्च शिखर की बात करें, सबसे ऊंची स्थान की, तो वो है पारसनाथ। पारसनाथ की भाई ऊंचाई है 1366 मीटर्स। तो ये तो हो गया हमारा छोटा नागपुर के पठार का क्षेत्र। अब अगर आप थोड़ा सा ध्यान दें तो यहाँ से आ रही है हमारी गंगा, जो कि यहाँ पर दक्षिण में मुड़ जाती है, और पूर्व से आ रही है हमारी ब्रह्मपुत्र, जो कि दक्षिण में मुड़ जाती है। तो ये दोनों तो लाती हैं भर भर के अवसाद। अब इन अवसादों के कारण ये जो हमारा प्रायद्वीपीय पठार का हिस्सा है इधर का, ये काफ़ी ज़्यादा भर अवसादों के कारण ये काफ़ी नीचे दब जाता है, जिसके कारण ये ऐसा प्रतीत होता है कि ये जो हमारे यहाँ की गारो खासी जयंतिया वाला क्षेत्र है असम और पूर्वोत्तर में, और ये जो हमारा छोटा नागपुर का पठार है और राजमहल हिल्स हैं, तो ये जो हमारा हिस्सा है ये अवसादों के कारण नीचे चला जाता है और यहाँ पर ऊपर अवसादों की एक परत बन जाती है, जिसके कारण ऐसा प्रतीत होता है कि ये राजमहल हिल्स और गारो खासी जयंतिया अलग अलग हैं। मतलब ये एक ही प्रायद्वीपीय पठार का हिस्सा नहीं है, ऐसा प्रतीत होता है इसके कारण। तो अगर आप इसे लिखना चाहते हैं तो आप लिखिए कि राजमहल पहाड़ियों के पूर्व में गंगा एवं ब्रह्मपुत्र के अवसादों के जमाव के कारण प्रायद्वीपीय पठार का पूर्वी हिस्सा मुख्य पठार से अलग दृष्टिगोचर प्रतीत होता है। अब ये जो हमारा अवसादी जमाव का क्षेत्र है यहाँ पर, इसे हम बोलते हैं मालदा गैप या गारो गैप। क्योंकि वहाँ पर गारो है और यहाँ पर राजमहल पहाड़ियाँ हैं, इसलिए इसे राजमहल गारो गैप कहा जाता है या फिर मालदा गैप कहा जाता है। आप दो में से कुछ भी लिख सकते हैं, मालदा गैप या गारो राजमहल गैप। अब ये जो हमारा प्रायद्वीपीय पठार का हिस्सा है, वो यहाँ से लेकर के पूर्वोत्तर तक है तो एक ही पठार, लेकिन इसकी जो सैलें हैं वो अवसादों के कारण नीचे दब चुकी होती हैं, इसलिए ऐसा प्रतीत होता है। अब देखते हैं अपन मेघालय या शिलोंग के पठार को। तो यहाँ पर पढ़ा था हमने मालदा गैप। तो ये जो हमारा मेघालय या शिलोंग का पठार है, ये मालदा गैप के पूर्व में प्रायद्वीपीय पठार का सबसे पूर्वी भाग है। अब इसमें कौन कौन सी इकाइयाँ आती हैं? तो गारो खासी जयंती तो सभी को याद हो गया है। मैं आपको दो और नाम बता देता हूँ। पहला है मिकिर हिल्स और दूसरा है रेंगमा हिल्स, जो कि यहाँ पर नहीं लिखी है, पर आप लिख लीजिए रेंगमा हिल्स। तो अब आप ये कहेंगे कि प्रायद्वीपीय पठार पूर्वोत्तर में गारो खासी जयंतिया, मिकिर और रेंगमा यहाँ तक फैला हुआ है। अब भाई, ये जो हमारा क्षेत्र है हिमालय के बाहर
प्रायद्वीपीय पठार में सबसे ज़्यादा ऊंचाई इसी क्षेत्र में पाई जाती है। हाँ, कुछ लोग बोलेंगे कि अनाईमुड़ी सबसे ज़्यादा ऊंचाई चोटी है, लेकिन वो प्रायद्वीपीय पठार का हिस्सा नहीं मानी जाती है। अनाईमुड़ी को दक्षिणी पर्वतीय क्षेत्र कहा जाता है, जिसे हम बाद में देखेंगे। लेकिन अभी जो प्रायद्वीपीय पठार का सबसे ऊंचा हिस्सा है वो हमारा यहीं पे पाया जाता है। अब हम यहाँ की अगर पर्वत चोटियों की बात करें तो आपको मिल जाएगी शिलोंग चोटी, जिसकी हाइट है लगभग 1963 मीटर्स। और यहाँ पर आपको मिल जाएगी नोकरेक। शिलोंग तो आपको वहाँ पे मिल जाएगी मेघालय में, जहाँ पे शिलोंग है। नोकरेक की हाइट है 1412 मीटर्स। ये जो नोकरेक चोटी है, यहीं पे नोकरेक बायोस्फीयर रिजर्व भी है। और ये जो हमारी शिलोंग चोटी है, ये है प्रायद्वीपीय पठार का सबसे ऊंचा भाग या सबसे ऊंची चोटी। अब अपन थोड़ा आगे पढ़ते हैं सतपुड़ा रेंज के बारे में। तो ये जो आपको नर्मदा नदी घाटी के भ्रंश के दक्षिण का हिस्सा दिख रहा है, यहाँ पर है हमारा सतपुड़ा रेंज। ये रहा। पहले तो आपको याद आना चाहिए सतपुड़ा रेंज देख करके कि ये एक जल विभाजक है। इसके उत्तर में हमारी नर्मदा नदी जा रही है, दक्षिण में आपको महाराष्ट्र की कई नदियां मिल जाएंगी, जैसे तापी है, एक्सेट्रा। और जैसा कि हमने विंध्य रेंज को पढ़ा था, उसी तरह ये भी पश्चिम से पूर्व की ओर आरेखित श्रृंखला है। अब अगर अपन इनकी इकाइयों की बात करें तो यहाँ पर आपको क्या क्या देखने को मिलेगा? राजपीपला, उसके बाद ग्वालीगढ़, महादेव, यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा मैकाल, और फिर आ जाएगा अमरकंटक। और साथ ही जो ये हमारी सतपुड़ा रेंज है, इसका निर्माण प्री कैम्ब्रियन काल में हुआ था। तो अब आप प्री कैम्ब्रियन काल में कैसी चट्टानें पाई जाती हैं, ये आपको याद आ रहा होगा। तो यहाँ पर ये आग्नेय कायांतर चट्टानें अपने खनिज संसाधनों या फिर भंडारों, जैसे कि मैग्नीज, तांबा, एल्यूमिनियम, बॉक्साइट आदि के लिए काफ़ी प्रचलित है। अब ये जो हमारा क्षेत्र है, यहाँ पर वर्षा की मात्रा काफ़ी अच्छी होती है, क्योंकि पर्वतीय वर्षा हो जाती है यहाँ पर। अब वर्षा ज़्यादा होगी तो यहाँ पर वन आवरण ज़्यादा होगा, इसलिए ये क्षेत्र अपने वनीय एवं वनस्पतीय संसाधनों के लिए भी प्रचलित है। और साथ ही यहाँ पर आपको मध्य प्रदेश में पचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व भी देखने को मिल जाएगा, जो कि इसी क्षेत्र में स्थापित है। और यहाँ पर आपको कुछ नेशनल पार्क भी देखने को मिल जाएंगे। अब अगर अपन सतपुड़ा रेंज की सबसे ऊंची चोटी की बात करें तो वो है धूपगढ़ चोटी। धूपगढ़ की हाइट कितनी है? 1350 मीटर्स। और इसी धूपगढ़ चोटी में स्थित है पचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व। ये खत्म हो गया अपना सतपुड़ा रेंज। अब हम देखते हैं दक्कन के पठार को। तो ये जो हमारा एरिया है, थोड़ा और ऊपर से मैं ले लेता हूँ, ये एरिया है हमारा दक्कन का पठार या दक्कन प्लेट्यू ऑफ इंडिया। इसका निर्माण कैसे हुआ ये तो लगभग सभी लोग जानते ही होंगे, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूँ कि भारतीय प्लेट के रीयूनियन हॉटस्पॉट के ऊपर से निकलने के कारण बेसाल्ट मैग्मा है जो, उसका दरारी उद्भेदन हुआ, जिसके कारण यहाँ पर हमारे दक्कन के पठार का निर्माण हुआ। अब इसका जो अधिकांश फैलाव या विकास है वो है महाराष्ट्र राज्य में, लेकिन आसपास के राज्यों में भी इसका कुछ फैलाव आपको देखने को मिलता है, जैसे कि मध्य प्रदेश का कुछ क्षेत्र हो गया, थोड़ा सा गुजरात का क्षेत्र हो गया, कर्नाटक का थोड़ा क्षेत्र हो गया, और इस तरफ थोड़ा सा तेलंगाना का क्षेत्र हो गया। इन क्षेत्रों में आपको इसका फैलाव भी देखने को मिल जाएगा। अब ये जो हमारे गुजरात का काठियावाड़ पठार है, यहाँ की जो गिर पहाड़ियाँ हैं, का निर्माण भी बेसाल्ट से ही हुआ है, और वही बेसाल्ट हमारा दक्कन की प्लेटिंग में फैला हुआ है। अब मित्रों, ये जो बेसाल्ट होता है ये बहुत आसानी से अपरदित हो जाता है, इसलिए जो हमारे दक्कन के पठार में नदियाँ निकलती हैं, इन नदियों ने इस पठार को काटकर खंडित कर दिया है। मतलब ऐसा कि कुछ इस तरीके से। यहाँ से एक नदी निकली तो इसने बेसाल्ट को काटती हुए
निक्षेपित किया, यहाँ से नदी निकली, यहाँ से नदी निकली और यहाँ से कुछ इस तरीके की यहाँ पर स्थलाकृति हो चुकी है ऐसी। इसलिए जो हमारा आज का दक्कन का पठार है उसे हम 4 भागों में बांट कर देख सकते हैं या फिर 4 श्रृंखलाओं के रूप में देख सकते हैं, जिनमें हम देखते हैं सतमाला रेंज, अजंता रेंज, यहाँ से निकली हमारी देखो गोदावरी नदी, फिर बालाघाट रेंज, हरिश्चंद्र रेंज, यहाँ से ये निकली मंजीरा। तो ये जो हमारी पहले रेंज आती है, फिर नदी आती है, फिर रेंज आती है, फिर नदी आती है, तो ये कुछ ऐसी ही स्थलाकृति बनती है। अगर मैं यहाँ के थोड़े से पोटेंशियल की बात कर लूँ तो आप इतना जानते हैं दक्कन के पठार के किनारों पर है भारत के तटीय मैदान। और अगर आपने फिजिकल जियोग्राफी पढ़ रखी है तो आपको इतना पता होगा कि तटीय मैदानों में 12 घंटे समुद्र समीर और 12 घंटे स्थल समीर चलती है। तो यहाँ पर पवन ऊर्जा का बहुत अच्छा पोटेंशियल है। दूसरा, यहाँ पर बेसाल्ट की चट्टानें मिलती हैं, काली मिट्टी पाई जाती है यहाँ पर। तो ये मिट्टी गन्ने और रुई की कृषि के लिए काफ़ी उपयुक्त है। लेकिन यहाँ पर समस्या क्या खड़ी हो चुकी है आज के टाइम पे कि जो यहाँ का किसान है वो पता नहीं कौन सा दिमाग अपना लगा रहा है कि यहाँ पर रुई के लिए वो बीटी कॉटन के बीजों का यूज कर रहा है। अब उनकी खासियत क्या है कि पहली बात तो वो महंगे आएंगे, और दूसरी बात जब वो एक बार उनसे फसल उगा लेगा और फसल से जो बीज निकलेंगे उस बीज से वो दोबारा फसल नहीं उगा सकता है, जिसके कारण उसे वही महंगे बीज दोबारा खरीदने पड़ते हैं, जिससे वो एक गरीबी के साइकिल टाइप में फंस जाता है, जिससे बाहर नहीं निकल पाता है और अंत में वो करता है आत्महत्या। जो कि इस एरिए में इतने किसानों ने आत्महत्या की, तो उसका कारण सिर्फ यही है कि पहले तो बीटी कॉटन के बीज लाएंगे जो कि महंगे होंगे, जबकि वो चाहें तो यहाँ पर मोटे अनाज की कृषि कर सकते हैं, क्योंकि ये मिट्टी मोटे अनाज की कृषि के लिए काफ़ी उपयुक्त है। साथ ही सरकार थोड़ा सहयोग करके यहाँ पर खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों को बढ़ावा दे सकती है, जिससे कि मोटे अनाजों को सीधे प्रसंस्कृत कर मार्केट में उतारा जा सके। तो इन समस्याओं से घिरा है ये वाला हमारा क्षेत्र। तो यहाँ पे हमारा ख़त्म हुआ दक्कन का पठार। अब हम देखते हैं प्रायद्वीपीय पठार के पश्चिमी हिस्से को, जिसको बोलते हैं सह्याद्री या वेस्टर्न घाट। तो हमारे वेस्टर्न घाट उत्तर में तापी नदी के मुहाने से लेकर के दक्षिण में कन्याकुमारी तक यहाँ तक फैले हुए हैं। अगर हम इनके राज्यों की बात करें तो ये 6 राज्यों में हैं, 6 स्टेट्स में और 1 यूटी में। 6 राज्य कौन कौन से हैं? सबसे पहले तो गुजरात, महाराष्ट्र, फिर है गोवा, कर्नाटका, केरला और तमिलनाडु। तो ये हमारे 6 राज्यों में वेस्टर्न घाट हो गए। अब ये जो श्रृंखला है हमारी वेस्टर्न घाट की, ये हिमालय के बाहर की सबसे लंबी श्रृंखला है। ये श्रृंखला अपनी निरंतरता के लिए जानी जाती है। वहीं जो हमारे पूर्वी घाट हैं वो कटे फटे हैं, बीच बीच में गैप्स हैं, क्योंकि यहाँ पर नदियों के मुहाने हैं। और ये जो हमारे वेस्टर्न घाट हैं इनकी निरंतर श्रृंखला को पार करने के लिए कुछ दर्रे भी हैं। तो जो हिमालय के दर्रे हैं और वेस्टर्न घाट के दर्रे हैं उन्हें हम एक अलग से वीडियो बना के कवर करेंगे, क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा टाइम ले लेते हैं। अब यहाँ की अगर मैं सबसे ऊंची चोटी की बात करूँ तो वो है कलसूबाई, जिसकी हाइट है 1646 मीटर्स। तो कलसूबाई हमारे महाराष्ट्र की सबसे ऊंची चोटी है। और यहाँ पे आपको अनाईमुड़ी दिख रहा होगा, जो कि वेस्टर्न घाट की सबसे ऊंची चोटी है, जिसकी हाइट है 2695 मीटर्स। तो यहाँ पर हो गए हमारे कंप्लीट पश्चिमी घाट, जो कि प्रायद्वीपीय पठार का एक हिस्सा है। अब थोड़ा सा देख लेते हैं हम पूर्वी घाटों को। तो पूर्वी घाट में कौन सा हिस्सा किस नाम से जाना जाता है ये हम पढ़ चुके थे। तो ये जो हमारे पूर्वी घाट हैं ये प्री कैम्ब्रियन आर्कियन काल के वलित पर्वतों के अवशेष हैं। अवशेष हैं क्या मतलब? अब ये निरंतर नहीं है, मतलब अब ये टूटे फूटे और कटे फटे ही बचे हैं। इनके विस्तार की बात करें तो ये उत्तर में महानदी के मुहाने से लेकर के दक्षिण में नीलगिरी हिल्स तक पाए जाते हैं। अब अपन की अगर खंडों की बात करें तो उत्तर में सबसे पहले उड़ीसा में हमने पढ़ा था उत्तरी सरकार, नॉर्दर्न सरकार, जो कि ये है। यहाँ पर हमारी सबसे ऊंची चोटी है महेंद्रगिरी, जिसकी हाइट है 1501 मीटर्स।
इसके बाद बीच में आ जाती है हमारी गोदावरी नदी। उसके बाद है यहाँ पर नल्लामाला हिल्स और वेलकोंडा और पालकोंडा। ये 3 हिल्स यहाँ पर पाई जाती हैं, नल्लामाला, वेलकोंडा और पालकोंडा। वेलकोंडा हमारी है आंध्र प्रदेश में। इनकी सबसे ऊंची चोटी की बात करें तो वो है झिंदागढ़ा। क्या है? झिंदागढ़ा। झिंदागढ़ा की हाइट कितनी है बच्चा? 1600 मीटर। और यहाँ पर भी अरोया कोंडा, अरोया कोंडा सबसे ऊंचा स्थल है। और उसके बाद हमारी अगर और हम दक्षिण की तरफ आए तो यहाँ पर मिलती है हमारी जावादी हिल्स और यहाँ पर सेवरॉय हिल्स, और ये निकली यहाँ से हमारी कावेरी नदी। अब यहाँ पर जो हमारी बैतरनी और ब्राह्मणी का मुहाना है, यहाँ की एक विशेषता है। तो यहाँ पर एक स्थान है गहर माथा करके, गहर माथा। तो इस गहर माथा जो स्थान है, सबसे पहले तो यहाँ पर सागरीय घड़ियाल पाए जाते हैं, सागरीय घड़ियाल। और दूसरी बात यह है कि गहर माथा लोकेशन में यहाँ पर ऑलिव रिडले टर्टल आया करते हैं। किस लिए? अंडे देने के लिए। ये जो हमारा गहर माथा है, ये प्रचलित ही इसीलिए है क्योंकि यहाँ पर मास नेस्टिंग होती है। ये ऑलिव रिडले जो टर्टल्स हैं, ये यहाँ पर आते हैं अंडे देने के लिए। तो ये आपको याद रखना है। और वेस्टर्न घाट में आपको ये और याद रखना है कि यहाँ पर है हमारी नीलगिरी हिल्स, यहाँ पर है डोटा बेटा, यहाँ पर है अन्नामलाई हिल्स, यहाँ पर अनाईमुड़ी, यहाँ पर पलनी, और ये है कार्डोमम या फिर इसे इलायची हिल्स भी कहते हैं। अब अगर मैं डोटा बेटा और अनाईमुड़ी की बात करूं तो ये हिमालय के बाहर की सबसे ऊंची चोटियां हैं, लेकिन ये प्रायद्वीपीय पठार का हिस्सा नहीं है। सबसे पहली है डोटा बेटा, डोडा बेटा। डोडा बेटा की हाइट है 2637 मीटर्स। और फिर है अनाईमुड़ी, इसकी हाइट है 2695 मीटर्स। तो ये हो गए हमारे पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट। अब हम देख लेते हैं कर्नाटक के पठार को। तो ये जो हमारा हिस्सा है कर्नाटक वाला, ये है हमारा कर्नाटक का पठार। इसका संबंध है आर्यन और धारवाड़ काल से। इसका निर्माण कब हुआ था? प्री कैम्ब्रियन काल में। तो इसमें चट्टानें कैसी पाई जाएंगी, अब ये बताने की मुझे ज़रूरत नहीं है। तो अगर अपन इसकी थोड़ी भौगोलिक स्थिति की बात करें तो इसका जो पूर्वी हिस्सा है, इसमें कम ढलान है, मतलब ये मैदानी एरिया जैसा है। और इसका जो उत्तर पश्चिम का हिस्सा है, ये वाला, ये ऊंचाई वाला क्षेत्र है। इस क्षेत्र को बोलते हैं मालनाड। क्या बोलते हैं? मालनाड। तो आप कर्नाटक के पठार को कुछ ऐसे समझिए, ये जो हमारे कर्नाटक के पठार का उत्तर पश्चिमी हिस्सा है जो कि ऊंचाई वाला है, इसे बोलते हैं मालनाड। और पूर्व की तरफ मैदान पाए जाते हैं जिनकी ढलाई कम है। और कर्नाटक के पठार का जो दक्षिण पश्चिमी हिस्सा है, ये सबसे ऊंचा हिस्सा है कर्नाटक के पठार का, जिनमें पाई जाती हैं बाबा बूदान की पहाड़ियाँ। और इनमें सबसे ऊंची चोटी है कुद्रेमुख। तो अब अगर मैं आपसे कभी पूछूं कि कुद्रेमुख कहाँ पाई जाती है, तो आप ये आसानी से कह सकेंगे कि कर्नाटक के दक्षिण पश्चिमी हिस्से में बाबा बूदान हिल्स में कुद्रेमुख चोटी पाई जाती है। अब ये जो हमारा कर्नाटक का पठार है, ये अपने धात्विक खनिजों के लिए काफ़ी प्रचलित है, जैसे कि बॉक्साइट, मैग्नीज, सोना, लोहा एक्सेट्रा। और इसीलिए यहाँ खनन उद्योग का भी विकास हुआ है। इस क्षेत्र में लाल मृदा पाई जाती है क्योंकि ये दक्कन पठार के आसपास का एरिया है। और दक्कन पठार में काली मृदा पाई जाती है जिसमें आयरन की मात्रा ज़्यादा होती है, जिससे कि लाल मृदा का निर्माण होता है। इसलिए यहाँ पर लाल मृदा भी काफ़ी ज़्यादा पाई जाती है। अब लाल मृदा की विशेषता क्या है कि ये पोषक कम होती है। लाल मृदा पोषक कम होती है, इसलिए ये भी मोटे अनाज की खेती जैसे कि रागी और ज्वार के लिए उपयुक्त मानी जाती है।
तो भाई अब जो ये ऊंचाई वाला क्षेत्र है, यहाँ पर बागानी फसलें की जाती हैं, जैसे कि चाय, कॉफ़ी, कहवा एक्सेट्रा। और अगर हम कर्नाटक के पठार के थोड़ा पूर्व में आ जाते हैं, तो ये जो क्षेत्र है हमारा, ये है तेलंगाना का पठार। यहाँ से निकलती है हमारी कृष्णा नदी, जो कि जाती है तमिलनाडु तक, और यहाँ से निकलती है हमारी कावेरी नदी। तो ये जो हमारा तेलंगाना का पठार है, ये प्रायद्वीपीय पठार के बीच का अर्ध शुष्क वृष्टि छाया वाला क्षेत्र है। शैडो जोन मतलब यहाँ पर पहाड़ियाँ हैं, तो यहाँ से जो मानसून आएगा वो तो यहाँ पर पर्वतीय वर्षा बन के बरस जाएगा। तो यहाँ के लिए क्या बचेगा? कुछ नहीं। सॉरी, यहाँ के लिए क्या बचेगा? कुछ नहीं। तो ये हो गया हमारा शैडो जोन मतलब वृष्टि छाया क्षेत्र। और ये जो हमारे पश्चिम में कर्नाटक के पठार से नदियाँ निकली हैं, इसके अपरदन के द्वारा लाए गए अवसादों द्वारा ये पठार हमारा निर्मित हुआ है। इसलिए इसे हम पर्वत पादीय पठार भी कह सकते हैं, क्योंकि इसके पश्चिम में पर्वत हैं, इसलिए ये भी पर्वत पादीय पठार कहलाएगा, जैसा कि हमने मालवा के पठार में पढ़ा था। और अगर इसकी पूर्वी सीमा की बात करें तो यहाँ पे हमारे पूर्वी घाट, ईस्टर्न घाट। और अगर अपन इसके अपवाह तंत्र की बात करें तेलंगाना के पठार के, तो कृष्णा और उसकी सहायक नदियाँ यहाँ का अपवाह तंत्र बनाती हैं। तो अब हमारा लास्ट बचा है छत्तीसगढ़ बेसिन। तो ये है हमारा छत्तीसगढ़। यहाँ पे छत्तीसगढ़ बेसिन एक धसान का क्षेत्र है, और यहाँ पर है हमारा इसके दक्षिणी हिस्से पर दंडकारण्य पठार, जो कि एक ऊंचाई वाला क्षेत्र है, जिसे बस्तर पठार के नाम से भी जाना जाता है। तो ये जो छत्तीसगढ़ बेसिन है हमारा, ये दंडकारण्य से उत्तर की ओर महानदी ने इस बेसिन में अपना अवसादों का जमाव किया है। तो ये निकली हमारी उत्तर से दक्षिण पूर्वी की ओर महानदी, यहाँ पे इसने किया है अपने अवसादों का जमाव। तो ये जो हमारा क्षेत्र है, इसे हम बोलते हैं छत्तीसगढ़ बेसिन। और इस क्षेत्र को राइस बॉल ऑफ द कंट्री भी बोला जाता है। राइस बॉल मतलब धान का कटोरा, क्योंकि यहाँ पे धान की फसल बहुत अच्छी होती है। तो मित्रों, आज हमारा ख़त्म हो गया प्रायद्वीपीय पठार अच्छी तरह से। आप यूपीएससी के लिए पढ़ रहे हैं, स्टेट पीसीएस के लिए पढ़ रहे हैं, इससे ज़्यादा आपको प्रायद्वीपीय पठार में पढ़ने की ज़रूरत है नहीं। चाहे आप 2-2.5 लाख वाली कोचिंग में जाके पढ़ लें तो आपको इसी के आसपास पढ़ाया जाएगा, या आप यहाँ पे पढ़ लें तो आपको फ्री में पढ़ने को मिल जाएगा। तो आज हमने कंप्लीट कर दिया अपना प्रायद्वीपीय पठार। अब हम एंटर करेंगे रिवर सिस्टम ऑफ इंडिया के चैप्टर पे। तो ख़त्म करते हैं आज की इस वीडियो को। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो देन यू कैन सब्सक्राइब दिस चैनल फॉर मोर सच वीडियोज़। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। तब तक के लिए पीस आउट।